Hey everyone, welcome to Tathastu. I hope you all are doing good. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज में आज बारी है सार्क की। ठीक, इससे पहले हम आसियान को, बिम्स्टेक को, इन सारी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कवर कर चुके हैं, इंटरनेशनल रीजनल सभी ऑर्गेनाइजेशंस को। पर किसी ने कमेंट किया था कि सर अब सार्क का नंबर है, तो ठीक है, हियर इज सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। 1985 में स्टैब्लिश हुई, किस मकसद से स्टैब्लिश हुई उसके बारे में बात करेंगे, क्या सिग्निफिकेंस है इसका उसके बारे में बात करेंगे, किस तरीके से इसका इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होता गया, सार्क के प्रॉब्लम्स क्या हैं और आगे आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर किस तरीके का है उसके बारे में बात करेंगे। रिसेंटली आप सभी लोगों को, आज से कुछ दिन पहले जब एक हमला हुआ था इंडियन आर्मी के ऊपर, तब सार्क की मीटिंग होने वाली थी और उस मीटिंग को, उरी का हमला था ये, और उस मीटिंग को कैंसिल करके इवेंचुअली बिम्स्टेक की मीटिंग की गई आगे जाकर, और वहां से ये माना गया कि सार्क जो है वो पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में चला गया। ठीक, लेकिन कहानी शुरू होती है 1985 से। उसके पहले एक जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है सार्क की वो देख लेते हैं कि इट्स अ रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड जियोपॉलिटिकल यूनियन ऑफ स्टेट्स इन साउथ एशिया। कि साउथ एशिया के जो 8 कंट्रीज हैं, ये 8 कंट्रीज नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, और ये जो कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज को मिला के जो साउथ एशिया की कंट्रीज हैं उनका एक पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल यूनियन, या वो किस तरीके से साथ आकर अपनी रीजनल एस्पिरेशंस को जो आसपास के पड़ोसियों के साथ मिलकर किस तरीके से बेहतर तरीके से अचीव कर सकते हैं। ठीक, सार्क वाज एस्टैब्लिश्ड विद द साइनिंग ऑफ द सार्क चार्टर इन ढाका इन 1985। ठीक, राजीव गांधी जी के टाइम पे ये 1985 में ढाका में इस चार्टर को साइन किया गया था, और उसका सेक्रेटरीट काठमांडू नेपाल में है। इस चीज को ध्यान रखना, कोई गलती मत करना इस बेसिक सी इंफॉर्मेशन के लिए। और नेपाल काठमांडू में नहीं होगा कोई और हेडक्वार्टर, तो हो सकता है कि लगे कि यहाँ पे नहीं है। सार्क का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जिस वक्त इसे स्टैब्लिश किया गया था, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया, कि साउथ एशिया में लोगों के जो वेलफेयर है वो किस तरीके से किया जा सकता है, कि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, एंड टू इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसे मैंने कहा कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगा तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी, and to accelerate the economic growth and territorial integrity, mutual trust and benefit of the countries associated with this organization। अब ये चीज कहने में, सुनने में बड़ी बेसिक सी, बड़ी स्टैंडर्ड सी लग सकती है, बट इवेंचुअली कोई भी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेसिफिकली सार्क है, बिम्स्टेक है, या फिर जो आसियान के बारे में हमने बात की तो वो है, तो इसका जो सिग्निफिकेंस है या जो इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है वो इसीलिए होती है, इन्हीं मोटिव्स को, इन्हीं चीजों को अचीव करने के लिए होती है। तो अगर आपको ये बेसिक लगता है तब भी आपको इसे पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली अपने आंसर्स में लिखने के लिए, क्योंकि जब भी आपको कोई वे फॉरवर्ड लिखना है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करे, वो अचीव करे अपने लोगों का वेलफेयर, वो अचीव करे कि बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हो, और कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट हो, जिससे कि लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशंस ना हो, लड़ाइयां ना हो, इस तरह की हरकतें ना हो। ठीक, मेंबर्स अफगानिस्तान ने 2005 में ज्वाइन किया, उसके बाद बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान तो है ही। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि सिग्निफिकेंस क्या है सार्क का। उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं कि सार्क एज एन ऑर्गेनाइजेशन रिफ्लेक्ट्स द साउथ एशियन आइडेंटिटी ऑफ द कंट्रीज हिस्टोरिकली एंड कंटेम्परेरी। क्यों? क्योंकि किसी ने, चाहे वो अखंड भारत की बात हो, क्योंकि अभी जब नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ तो एक चीज जो बार बार उठ के आ रही थी, जिस पर नेपाल ने अपना ऑब्जेक्शन भी क्रिएट किया, वो ये था कि अखंड भारत का जो पूरा म्यूरल जो है पार्लियामेंट में वो दिखाया गया। तो इन कंट्रीज का जो डिवीजन है, या जो कंट्रीज आज के पॉलिटिकल सेटअप में जिस तरीके से अलग हैं, वो आज से 100-150 साल पहले नहीं थे। 200 साल पहले ब्रॉडली इन सारी कंट्रीज के लोग एक दूसरे इलाकों में रह रहे थे और वहां पे इस तरीके का पॉलिटिकल डिस्टिंक्शन नहीं था। तो इनकी जो शेयर्ड हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। ठीक, तो इसीलिए ये जो साउथ एशिया की कंट्रीज हैं, ये एक हिस्टोरिकल और कंटेम्परेरी आइडेंटिटी को शो करते हैं जो सिमिलर है।
इट इज अ नेचुरली मेड ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है। इसीलिए जो हमारा नॉर्थ ईस्ट से लेके नीचे तक जो ईस्ट एशिया के, जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज है, वहां की एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी एक तरीके की है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इस तरफ की आइडेंटिटी एक तरफ की है। तो ब्रॉडली जो आइडेंटिटीज है वो मोर और लेस ज्योग्राफिकली, हिस्टोरिकली सिमिलर है। इक्वली देयर इज अ कल्चरल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एंड ऑल दीज थिंग्स विच आर सिमिलर इन दीज कंट्रीज। क्योंकि इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन सब जगहों पे एक सेम रिलीजन को मानने वाले लोग दिख जाएंगे। इन्हीं जगहों पे हिंदुइज्म, नेपाल और इस सब जगह पे दिख जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि हिस्टोरिकली और इन हर तरीकों से ये जो जगहें हैं वो मोर और लेस एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। ठीक, और ये इसी की वजह से इसका सिग्निफिकेंस है। ब्रॉडली जनरल सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं, फिर ये बात करेंगे कि इंडिया के लिए किस तरीके से एरिया सिग्निफिकेंट है। तो सार्क इज वर्ल्ड्स मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन एंड वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरियाज। दुनिया के सबसे फर्टाइल एरियाज में से और सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग इस रीजन में रह रहे हैं। ठीक, इट कंप्राइजेस 3% ऑफ वर्ल्ड्स एरिया, 21% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड 3.8% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। अब इस चीज को आप देख के समझ गए होंगे कि ये बहुत ज्यादा कम है। अगर किसी ने भी आसियान वाला लेक्चर देखा है या बिम्स्टेक वाला देखा है तो वहां पे ये समझ जाएगा, और यही इसकी कमजोरी है। इसके बारे में आगे बात करेंगे कि ओनली 3.8% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। सार्क कंट्रीज हैव कॉमन ट्रेडिशन, कॉमन ड्रेस, कॉमन फूड, कॉमन कल्चर एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स दैट देयरबाय सिनर्जाइजिंग देयर एक्शंस। इन्हीं जगहों पे जब वसीम अकरम बैठ के बात कर रहा होता है कमेंट्री बॉक्स पे और कपिल देव बात कर रहे होते हैं, तो वो एक तरीके से लगते हैं। उनका पहनावा एक है, तरीका एक है, बोलचाल एक है। एक इसी तरीके की कोई मैच की कमेंट्री थी जब एक टाइम ऐसा था कि पाकिस्तानी शोएब अख्तर या वसीम अकरम भी आके इंडियन जगहों पे बैठ के या इंडियन स्टेडियम्स में बैठ के कमेंट्री करते थे। तो वहां पे एक देश था, उनके साथ मैच हो रहा था, तो वो रेफर कर रहे थे किस तरीके से इंडिया में, पाकिस्तान में बहुत नॉर्मल है कि एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के खड़ा हो गए। बाहर के गोरे या फिर बाहर के लोग इस चीज से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर नहीं पाते हैं। ठीक, तो वही कि हमारी जो शेयर्ड हिस्ट्री, जो तरीका है वो मोर और लेस सेम ही है, और इसी को ताकत बनाने के लिए सार्क का फॉर्मेशन हुआ था। आगे चलते हैं। द सार्क नेशंस हैव कॉमन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस सच एज पॉवर्टी, इलिटरेसी, माल न्यूट्रिशन। ये चीजें, इस तरीके की दिक्कतें आपको इन जगहों पे मिल जाएंगी। इंडिया का गांव और दूर दराज का गांव और पाकिस्तान और बाकी ऐसे दूर दराज के गांव मोर और लेस सेम है। इंडिया ने एक तरक्की की है और इन नेशन से आगे आ गया है। उसके शहरों ने काफी ज्यादा, चाहे वो बेंगलोर हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो, काफी आगे निकल गए। लेकिन अभी भी इंडिया के गांव, पाकिस्तान के गांव जहां पे डेवलपमेंट पहुंचा नहीं है, वो एक जैसा ही दिख रहा है। और कुछ दिन अभी भी वहां पे पॉवर्टी, इलिटरेसी और माल न्यूट्रिशन जो है वो एक समस्या है इस पूरे एरिया में, इस पूरे सार्क एरिया में। नेचुरल डिजास्टर से ये प्रोन रहता है ये पूरा एरिया। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स रहते ही हैं, चाहे वो इंडिया का छत्तीसगढ़ हो, जम्मू कश्मीर हो, श्रीलंका की अभी हम बात कर रहे थे, वहाँ एलटीटी का जो एक पूरा टाइम रहा, जो प्रभाकरन के दौर में रहा। ठीक, इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस एक है कि हम, हाँ, हालांकि इंडिया अब उस चीज से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो मून पे चंद्रयान भेजा जा रहा है या फिर यूपीआई या इन सारी चीजों की चक्कर में, लेकिन आज से कुछ दिन पहले तक ये सारी चीजें हम लोगों को पीछे की तरफ ढकेलती थी, इस पूरे रीजन को कलेक्टिवली। और अभी भी ऐसा है कि चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो या वेस्ट के कई सारे कंट्रीज हो, टेक्नोलॉजिकली हमसे काफी ज्यादा एडवांस है। हमसे से मेरा मतलब है इस पूरे रीजन से काफी ज्यादा एडवांस्ड है। जीडीपी काफी लो है एंड पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस है इस एरिया में, और ये इसके चैलेंजेस है, ये इस पूरे एरिया की प्रॉब्लम है होलिस्टिकली अगर दूर से इस एरिया को देखा जाए। ठीक, दीज नेशंस कैन अपलिफ्ट देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स बाय क्रिएटिंग एन कॉमन एरिया ऑफ डेवलपमेंट। और इसीलिए नेशन साथ में आए कि अगर हम कोई कॉमन एरिया ऑफ डेवलपमेंट बना पाएंगे तो हम अपने लोगों को इन सारी प्रॉब्लम्स से ऊपर, पॉवर्टी, इलिटरेसी, माल न्यूट्रिशन से ऊपर उठा पाएंगे। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें सार्क का इंपॉर्टेंस समझना है कि जो इंडिया के लिए वो है, जो सार्क है वो क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों इसका इंडिया की तरफ से भी एक इनिशिएशन हुआ और फिर उसके किस तरीके से बनाया गया। ठीक, तो पहली चीज है रीजनल स्टेबिलिटी। द नेशंस ऑफ सार्क कैन हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड पीस विद इन द रीजन, दस प्रोमोटिंग स्टेबिलिटी। कि इन रीजन्स में स्टेबिलिटी प्रोमोट होगी अगर ये नेशंस, क्योंकि इसमें हिस्टोरिकली, अभी इससे पहले, अभी आप लोगों के पास एक
आएगा लेक्चर, या जो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बात की है कि किस तरीके से एक आइलैंड के ऊपर इंडिया और श्रीलंका लड़ रहे थे और वो आइलैंड श्रीलंका को दिया, और इंडिया और इसी तरीके से चाहे कुछ रीजनल दिक्कतें हों, चाहे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कोई लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट रहा हो, या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं वो जग जाहिर हैं, तो इस तरीके की जो दिक्कतें हैं उन सबसे निपट के एक रीजनल स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। दिस कुड बी गेम चेंजर फॉर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। क्यों? क्योंकि अभी मतलब सार्क में भी कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो ईस्ट एशिया की तरफ हैं, तो वहां पे एक फर्दर इकोनॉमिक बूस्ट मिल सकती है उस एरिया को, और इस एरिया के साथ हमारा इंटीग्रेशन हो सकता है, और जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वहां पे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, वो ज्यादा बेहतर हो सकता है। Thirdly, geostrategic significance. SAARC can engage Nepal, Bhutan, Maldives, and Sri Lanka in economic cooperation and development to counter OBOR. जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है OBOR, उसके तहत जो चाइना पूरे रीजन को, स्पेसिफिकली जो अफ्रीका और एशिया का रीजन है उसे जो कनेक्ट करना चाहता है, उसे काउंटर करने के लिए एक बेहतर तरीका हो सकता है अगर हम सार्क को जियोपॉलिटिकली इस्तेमाल कर पाते। ठीक। नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी, द सार्क गिव्स अ प्राइमेसी टू द कंट्रीज इमीडिएट नेबर्स। और हालांकि ये जिस पार्टी की तरफ से शुरू हुआ उसी पार्टी के अपोजिशन में जो प्राइम मिनिस्टर बने, कौन कौन प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने ये बात बोली कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने ये बात बोली कि दोस्त और दुश्मन हम चुन सकते हैं बट अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते हैं। तो वहीं पे जो नेबरहुड फर्स्ट की जो हमारी पॉलिसी है, या जो हमारा जो एक्ट ईस्ट आया, पहले ये आया कि लुक ईस्ट, फिर वो जो एक्ट ईस्ट हुआ, तो यही सब चीजें थी कि हम किस तरीके से अपने नेबर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे पाए। ठीक। तो नेबरहुड फर्स्ट की जो हमारी पॉलिसी है वो किस तरीके से बेहतर की जा सकती है। ग्लोबल लीडरशिप रोल, इट ऑफर्स इंडिया प्लेटफॉर्म टू शोकेस इट्स लीडरशिप इन द रीजन बाय टेकिंग अप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्योंकि जब भी मैं अभी आपको जो प्रॉब्लम्स गिना रहा था कि टेक्नोलॉजिकली पिछड़ा हुआ है ये पूरा इलाका, तो जो वहां पे एक्सेप्शन है वो इंडिया ही है। ठीक। और जो सबसे बेहतर कंडीशन में इस वक्त जो कंट्री है वो इंडिया ही है, और सिर्फ इन कंट्रीज में नहीं, इंडिया ग्लोबली भी लीड करने के लिए कहीं ना कहीं ये एस्पिरेशंस रखता है कि हम ग्लोबली जो है दुनिया के लीडरशिप रोल को लेने की काबिलियत रखते हैं, और उस तरीके से इंडिया इन 7-8 कंट्रीज को तो लीड कर ही सकता है। ठीक। लेकिन वही दिक्कत यही है कि एट प्रेजेंट सार्क अपीयर्स टू बी डिफंक्ट बॉडी इवन आफ्टर 36 ईयर ऑफ इट्स फॉर्मेशन। क्योंकि वो जो वैसे भी सार्क पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा पा रहा था, लेकिन ये जो पूरा उरी वाला हमला हुआ और उसके बाद जो एकदम ही सार्क ठंडे बस्ते में चला गया, उसके बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि ये बॉडी एक तरफ से नॉन परफॉर्मिंग है। And India's problems with Pakistan on terrorism, territorial claims, and its role in blocking SAARC initiatives on connectivity and trade are the main reasons behind this dismal situation. क्योंकि जिस वजह से इस SAARC को रोका गया, ये इसकी मीटिंग्स को रोक दिया गया, वो यही था कि लास्ट में जो इंडिया पाकिस्तान के साथ जो डिस्प्यूट्स थे वो बहुत तेजी से उभर के सामने आ गए थे, और फिर बाकी कंट्रीज के पास भी यही ऑप्शन था कि दोनों में से किसी एक कंट्री को चुने। ठीक है। और इसी की वजह से कई बार ये बोला जाता है कि अब शायद सार्क को बिम्स्टेक रिप्लेस करे। क्यों? क्योंकि उस पे सार्क और आसियान के भी ऐसी कंट्रीज हैं जो दोनों के बीच की चीजों को लेके आते हैं। कुछ कंट्रीज जो हैं वो आसियान का पार्ट है, कुछ कंट्रीज जो हैं वो बिम्स्टेक का पार्ट है, और एक बेहतर रिप्लेसमेंट है, इस तरीके से बोला जाता है। सार्क के कुछ फेलियर्स और कुछ चैलेंजेस है उसके बारे में बात कर लेते हैं, एंड देन वे फॉरवर्ड के बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है पुअर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। वही जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि लगभग 20% के आसपास की पॉपुलेशन है, लेकिन जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो, या जो ग्लोबली जो ट्रेड होता है वो दुनिया का 3% ही होता है, जो कि बहुत कम है। एज पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, विद इंट्रा रीजनल ट्रेड एट लेस देन 5% ऑफ द टोटल ट्रेड, पूरी वर्ल्ड बैंक के हिसाब से सिर्फ 5% ट्रेड यहाँ होती है, और बाकी अगर रीजन से आप कंपेयर करो, जैसे यूरोप में 60%, ठीक, ईस्ट एशिया में 35%, ग्लोबल ट्रेड का 35% होता है, यूरोप का 60% होता है। तो ये कितना ज्यादा मिनिमल है, कितना ज्यादा कम है बाकियों के कंपैरिजन में। ठीक। इंडिपेंडेंट इंडियाज चॉइस ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमिक मॉडल लेड टू अ स्टेडी डिटोरिएशन ऑफ कमर्शियल कनेक्टिविटी विद द नेबरहुड्स। नेबरहुड के साथ इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स थी, उसके बाद इंडिया का जो जिस तरीके से इंडिया नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी रखना चाहता था, या अपने पड़ोसियों के साथ जो रिलेशंस अच्छे रखना चाहता था, इन प्रॉब्लम्स के चक्कर में वो नहीं रख पाया, सार्क के फेलियर के चक्कर में वो नहीं हो पाया।
इंट्रा रीजनल इन्वेस्टमेंट इज अराउंड 1% या लेस देन 1% ऑफ द रीजन्स ओवरऑल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो ये इकोनॉमिक दिक्कतें जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इंटरनल टसल्स है। उससे पहले एक साफ्टा की बात कर लेते हैं, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट that came into force in 2006 is often highlighted as prominent outcome of SAARC, क्योंकि जो चीज जैसे आरसीईपी की बात कर रहे थे, जब हम आसियान की बात कर रहे थे तो आरसीईपी की बात बहुत ज्यादा हो रही थी कि किस तरीके से ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्रिएट कर सकता है कंट्रीज के बीच में। इंडिया पहले पार्ट था, फिर इंडिया उससे बाहर हो गया अपने कुछ कंसर्न्स के चक्कर में। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, या जो एक हमने सीटीपी कुछ इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, किस तरीके से जो यूनाइटेड किंगडम है वो इसका पार्ट बना है, और वो अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो बेहतर किस तरीके से कर सकता है दूसरे कंट्रीज के साथ। तो जब 2006 में साफ्टा आया तो उसके बाद भी ये बात हुई कि ये जो ट्रेड वाला जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का जो एंगल मिस हो रहा है, उसकी वजह से चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। क्योंकि चाइना के साथ इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी, ये डोकलाम इशू होने के बाद, गलवान इशू होने के बाद भी, हम चाइना से बहुत ज्यादा चीज बिगड़ इसलिए रही है क्योंकि हम इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड हैं। हालांकि वो हमारे डिसएडवांटेज में भी कई बार रहता है, क्योंकि अभी ये लैपटॉप वाला डिस्कशन जब हमने किया था कि ये वो जो लैपटॉप का इंपोर्ट है वो रिस्ट्रिक्ट किया गया है, उसका रीजन ये है क्योंकि जो इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें लगभग 50 से 60% हम चाइना से कर रहे हैं। ठीक, तो वो बैलेंस तरीके से अगर इकोनॉमिकली इंटीग्रेट हो पाएंगे तो इस तरीके की पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को कई मायनों में सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को लाने के लिए ही साफ्टा 2006 में बनाया गया, बट गिवन द प्रेजेंस ऑफ सेंसिटिव लिस्ट इट इज येट टू बी इंप्लीमेंटेड इन द स्पिरिट, कि ठीक तरीके से वो स्पिरिट में अभी भी लागू नहीं हो पाया, बस पेपरों पे ही है अभी ये साफ्टा या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंटरनल टसल्स, पाकिस्तान नॉन कोऑपरेशन हैज स्टॉल्ड सम मेजर इनिशिएटिव्स अंडर सार्क। वही जो पाकिस्तान की तरफ से वो जो कर रहा है वो सही है, लेकिन इसके चक्कर में ये जो टसल है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और जो दो बड़े नेशंस हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, उसने इस ऑर्गेनाइजेशन को काफी मायने में काफी हद तक पीछे की तरफ ढकेल दिया है। फॉर एग्जाम्पल्स, सार्क्स मोटर व्हीकल एग्रीमेंट MVA एंड सार्क सैटेलाइट प्रोजेक्ट्स वर रिप्लेस्ड विद BBIN MVA एंड साउथ एशिया सैटेलाइट रिस्पेक्टिवली विदाउट पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं बनना चाहता था तो अलग से BBIN MVA किया गया, क्योंकि सार्क MVA नहीं हो पा रहा था। ठीक, ये BBIN में 4 कंट्रीज हैं, कौन से हैं आप कमेंट करके बताओ। वैसे नाम से ही पता चल रहा है कौन से 4 हैं, बट फिर भी कमेंट करोगे, कोई देखते कोई गलत कर भी रहा है कि नहीं। तालिबान टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान ऑल्सो पोज अ कंसर्न ओवर इट्स कोऑपरेशन विद इन द सार्क, कि तालिबान ने अभी जो अमेरिका ने कहा कि बस खत्म, बाय बाय टाटा, हम जा रहे हैं, हमारा हो गया, जितने दिन हम कर सकते थे उतने दिन हमने किया, अब हम जा रहे हैं। और जो तालिबान ने टेक ओवर किया है, तो तालिबान की जो कनेक्टिविटी, अफगानिस्तान इसका पार्ट है, और तालिबान अगर अफगानिस्तान को एक ऐसा कंट्री मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है जो प्रो डेमोक्रेटिक नहीं है, तो इंडिया से उसकी नहीं बनेगी, और जिसे स्टैब्लिश करने में पाकिस्तान ने उसकी मदद की, या जो प्रो टेररिज्म है, तो जो खाई है ऑर्गेनाइजेशन के बीच में या जो इस रीजन के बीच में वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक, पर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि क्या हर चीज का एक वे फॉरवर्ड तो देना, चाहे सिचुएशन कितनी खराब हो, आपका जो भी आंसर आ रहा है, जो भी क्वेश्चन आ रहा है, उसका एक वे फॉरवर्ड रहेगा। तो एंगेजिंग विद पाकिस्तान के साथ कुछ एंगेजमेंट हो सकती है। चाइनाज इंकर्जन इन लद्दाख डजंट स्टॉप इंडिया टू अटेंड मीटिंग विद चाइनीज लीडरशिप एट SCO। ठीक है, द रशियन इंडियन चाइना ट्राइलेटरल एंड द G20 एक्सेट्रा। तो चाइना के साथ जो भी इशू है उसे मैनेज किया जा सकता है, अगर जैसे मैंने कहा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के चक्कर में वो हो सकता है, तो पाकिस्तान के साथ भी इस ट्रेड, इस इकोनॉमी को बेहतर करके उसे मैनेज किया जा सकता है। सेकंड इज एप्लीकेशन ऑफ गुजराल डॉक्ट्रिन। जो गुजराल डॉक्ट्रिन की बात है, उस गुजराल डॉक्ट्रिन को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। वो क्या है? इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, इंडिया कैन अप्लाई, अभी मतलब India can apply Gujarat Doctrine by pursuing vaccine diplomacy with SAARC countries whereby India can supply vaccines, और इस तरीके की चीजें अफोर्डेबल। सिर्फ वैक्सीन की बात नहीं है, इंडिया हेल्थ और एजुकेशन में काफी ज्यादा बेहतर कर रहा है। तो अभी कोविड-19 एक मतलब हाँ ये है कि ब्रॉडली कई कंट्रीज में जो है वो खत्म हो चुका है, और अब वैक्सीनेशन एक तरीके से एक राउंड जो है 2 राउंड अच्छी तरीके से पूरा हो चुका है। कोविड से दुनिया अच्छी तरीके से बाहर आ चुकी है, लेकिन इस कोविड की वजह से इंडिया ने जो अपनी वैक्सीन को सप्लाई किया है, उसी के साथ अगर वो और हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स में लीड ले सके, और ऐसे कंट्रीज जो उससे थोड़ा काफी पीछे हैं
उनको एक सपोर्ट दे सके, तो एक अच्छा इनिशिएशन होगा। थर्ड पॉइंट, of all the South Asia's approach, South Asian countries need to work as a collective to set common standards and promote a more intra-regional, transnational approach towards health security, food security and job security। कि broadly कोई भी प्रॉब्लम, खासकर कोविड-19 के बाद हमने देखा कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम से लड़ना है, अगर कोई और ऐसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर आ जाती है या कोई ऐसा वायरस का प्रॉब्लम आ जाता है, तो आप इंडिपेंडेंटली या फिर सेक्लूजन में रह के उससे नहीं लड़ सकते हो। आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, एक टीम की तरीके से काम करना पड़ेगा। अभी तक टीम इंडिया की बात होती थी जिसमें डिफरेंट स्टेट्स काम करेंगे, लेकिन इस तरीके की सिचुएशन से निपटने के लिए बाकी कंट्रीज को भी एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा। और एक कलेक्टिव एफर्ट रहने का फायदा क्या होता है, ये हम बिम्स्टेक में देख चुके हैं, ये बहुत हद तक हम आसियान में देख चुके हैं, जहां हमने देखा कि वो जो कंट्रीज थे, वो रीजन थे, वो 10 कंट्रीज थे, वो किस तरीके से अपने पॉलिटिकल और अपने रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसे हुए थे, बट इवेंचुअली उन्होंने डिसाइड किया कि हम इससे बाहर आएंगे। और फिर पिछले 25-30 सालों में वहां कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट सुनने में नहीं आता है और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ है। इस तरीके से है कि एक बार 90s में भी किसी ने प्रेडिक्ट किया था कि यूरोप का जो पास्ट है वो आसियान का फ्यूचर होने वाला है। जो खुशहाली, हालांकि अभी तो फ्रांस और इस तरीके की दिक्कतें हैं, पर जो खुशहाली यूरोप में तब थी वो अब आसियान की कंट्रीज में आने वाली है। और उसका रीजन सिर्फ एक है कि जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कल्चरल इंटीग्रेशन हो पाया। सार्क के पास वो एडवांटेज है क्योंकि वो कंट्रीज के लोग जो हैं वो कॉमन कल्चर से बिलोंग करते हैं, कॉमन ज्योग्राफी, कॉमन हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो इन चीज़ों को अचीव कर पाना उसके लिए ज़्यादा आसान है, उस भाषा को समझना ज़्यादा आसान है, उस खान पान को समझना ज़्यादा आसान है, उन लोगों को समझना ज़्यादा आसान है। अगर ये हो पाता है तो सार्क सही मायनों में जिस चीज़ को नेचुरली डिजर्व करता है वो उसे मिल पाएगी। ठीक, आई होप सार्क और इस तरीके की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जान के आपको ठीक लगे, बेहतर लगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर।